साथियों, दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज गौतम और आपका स्वागत है अपने चैनल एक एक गौतम एजुकेशन पर। अभी हमने मुहिम जारी की है कि हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के इतिहास से लेकर के आज तक हर बिंदु को, हर तथ्य को बारीकी से साझा करें, समझें। क्या आप हमारा इस मुहिम में साथ देंगे? क्योंकि शिक्षा ही वो महत्वपूर्ण यानी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, हर विकास की का काम करता है, चाबी का काम करता है साथियों। और राइट टू एजुकेशन एक्ट का जब हम इतिहास समझे इससे पहली वीडियो के अंदर, तो हमें पता चला कि इसे लाने में 100 साल से भी अधिक समय लग गया साथियों। तो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि उन वीडियो को पहले देख लें, जिससे कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात करी थी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरटीई एक्ट 2009 की सफलताएं और चुनौतियां, कितना वो सक्सेस हुआ प्रावधानों को जमीन तक लाने में, और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ बिंदु यहां साझा करेंगे सफलता के और कुछ बिंदु साझा करेंगे चुनौतियों के। तो स्टार्ट करते हैं, बने रहें अंत तक। नंबर 1, आरटीई एक्ट 2009 के माध्यम से लाखों बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में एक सफलता प्राप्त हुई है, यानी एक अवसर मिला है बच्चों को लाने के लिए। यानी आरटीई एक्ट 2009 के माध्यम से लाखों बच्चों को स्कूल तक लाया गया है साथियों, उनका नामांकन किया गया है। जो पहले सड़कों पर थे, जिनको अवसर नहीं मिल रहा था। और नंबर 2, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के वंचित बच्चों को निजी स्कूलों में भी 25% सीट देने का यानी प्राप्त करने का अवसर मिला है साथियों। क्योंकि वहां रिच फैमिली के बच्चे जाते हैं, वहां पर मोटी फीस दे सके ऐसे माता पिता के बच्चे जाते हैं, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से ऐसे 25% बच्चों को भी वहां मौका मिला है साथियों। अब कितना अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कितना बढ़िया से क्रियान्वयन हुआ है, ये तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। क्या सही तरीके से उनको 25% सीटें वहां मिल रही हैं? क्या समानता की दृष्टि से उनको वहां देखा और पढ़ाया लिखाया जा रहा है? जो भी आपका आकलन है वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं साथियों। नंबर 3, ये सफलता की बात कर रहे हैं। नंबर 3, शिक्षा को अब दान नहीं अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। पहले शिक्षा दान कहते थे, आश्रमों में शिक्षा दान दी जाती थी और कुछ लिमिटेड, कुछ कम्युनिटी के लोगों को ही दी जाती थी। कुछ लोगों को ही तक ही शिक्षा सीमित थी, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षा हर बच्चे का अधिकार के रूप में आई है, यानी उसे मिलने का प्रावधान हुआ है साथियों। और बहुत से बच्चों का नामांकन भी इसी वजह से हो पाया। नंबर 4, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों के मानकों पर ध्यान दिया जाने लगा है। पहले रिसोर्सेस इतने नहीं थे विद्यालयों के अंदर, जो आज सरकार के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से वो वहां स्कूलों के अंदर मुहैया कराए जा रहे हैं।
स्कूल के कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं, उनने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षकों की संख्या तय की गई है बच्चों के आधार पर, जिसे हम पीटीआर कहते हैं, उसके आधार पर, तो उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ और 2026 में आज हम बात कर रहे हैं, अभी तक भी हम उन पैरामीटर को 100%, 100% प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें यस, अगर सहमत नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो। हम आपके हर कमेंट्स का स्वागत करेंगे। नंबर 5 साथियों, स्कूल बीच में छोड़ देने वाले और स्कूल के बाहर रह जाने वाले बच्चों को भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम हो रहा है साथियों, राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से ऐसे बच्चों को भी स्कूल में लाने का और मुख्य धारा में जोड़ने का, यानी मेन स्ट्रीम करने का काम हो रहा है। जो बच्चे किसी कारणवश स्कूल पहले नहीं आ पाए या बीच में अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन छोड़ चुके हैं, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं, ऐसे बच्चों को भी स्कूल में ला करके दोबारा से पढ़ाने का काम हो रहा है, मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये भी एक सफलता का बिंदु बन जाता है साथियों। कुछ राज्यों में बहुत अच्छे से हो रहा है, कुछ राज्यों में अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये राज्य सरकार की, वहां की स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि किया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं साथियों चुनौतियों पर। करनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमारी वीडियो का टाइटल ही था सफलता और चुनौतियां। चुनौतियां आती हैं साथियों, नंबर 1 कि शिक्षा की गुणवत्ता में अभी भी असमानता देखने को मिलती है। आप सहमत हैं मेरी बात से? एक इंटरनेशनल स्कूल, हमने जब एनईपी 2020 पर बात करी थी तो उस वीडियो में ये सारी चर्चा हमने करी है। एक इंटरनेशनल स्कूल, एक नेशनल लेवल का स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, एक ग्लोबल स्कूल, एक सरकारी स्कूल, एक दूर दराज का स्कूल, कितने प्रकार के स्कूल हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमें उनके शिक्षा का स्तर भी देखने को मिलता है। मैं किसी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंट तरीके के स्कूल हमें देखने को मिलते हैं, डिफरेंट तरीके की लेवल की शिक्षा हमें उनमें देखने को मिलती है। तो क्या ये असमानता नहीं है? जो हम समान अवसर और समान शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से उसका राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इम्प्लीमेंटेशन कर पाए हैं? अगर नहीं तो जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसे सही तरीके से निर्वाह करे, जिससे कि समान शिक्षा का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके, जिससे कि हर बच्चे को एक समान रेस में खड़ा किया जा सके। और नंबर 2 साथियों, दूसरा चैलेंज, क्योंकि समाधान की तो हमने बात करी नहीं, लेकिन पहला बिंदु ही ऐसा आ गया जिसे हमने क्लियरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नंबर 2 साथियों, शिक्षकों की कमी, जो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2010 में ही पीटीआर को सुनिश्चित करने की बात की गई थी कि 30 बच्चों पे एक शिक्षक, 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि कई जगह हमें 70, 80, 90 का पीटीआर मिलता है साथियों। ऐसे भी स्कूल देखने को मिलते हैं जहां पर एक स्कूल के अंदर एक ही टीचर काम करता है। तो ये बैरियर्स हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रह गई हैं, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको निर्वाह करना चाहिए। नंबर 3, आधारभूत सुविधाओं की समस्याएं दिखाई देती हैं। आधारभूत सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधा जो स्कूल के अंदर होनी चाहिए,
उनके लिए भी देखा जाए तो कई परसेंट स्कूल ऐसे हैं जहां पर वो सुविधाएं अभी नहीं है। और स्कूल की परिभाषा भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 2 में दी गई है साथियों कि स्कूल किसे कहा जाएगा। तो पढ़ सकते हैं, अगर स्कूल उन पैरामीटर के आधार पर नहीं खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो बैरियर का काम कर रहा है, वो एक अवरोधक का काम कर रहा है राइट टू एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन के बीच में। नंबर 4, कुछ राज्यों में अभी तक भी आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा या नहीं हुआ है, या हम ये कहें कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद भी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो साथियों, अगर मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपने विचार लिख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? अगर जिस राज्य में आपने ऐसा पाया उस राज्य का नाम कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। ये चुनौती नंबर 4 थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। साथियों, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट का सही से इंप्लीमेंट हो रहा है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर राइट टू एजुकेशन एक्ट को और मजबूत तरीके से उतारने की आवश्यकता है। क्या हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा रहा है? क्या हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिल रहा है? अगर नहीं तो नहीं लिखें कमेंट्स बॉक्स में, अगर हाँ तो हाँ लिखें कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन साथियों, आपसे मैं ये चाहूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करें, क्योंकि आप भी ये सब चीजें जानते हैं, ये मैं मानता हूं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।